हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम बात करेंगे क्लास 12 के अकाउंटेंसी की और एक ऐसे टॉपिक की दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रॉड पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे सिर्फ एक चैप्टर कनेक्टेड नहीं है, इसके साथ मल्टीपल चैप्टर कनेक्टेड है। अगर ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए तो मेरे को लगता है कि आप आराम से आई एम टॉकिंग अबाउट 20-25 मार्क्स आपके बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एंड एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत भी आती है और कुछ बच्चों को पता ही नहीं लगता है इन सिचुएशन में, क्योंकि इसमें अलग अलग केसेस होते हैं। हमारे केस को बड़े ही डिटेल में आज बात करेंगे। बच्चों को यही नहीं पता लगता किस सिचुएशन में कौन सा केस लगेगा और कैसे लगेगा। आज आप आराम से बैठिए, एक ही शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, इसमें पूरी थोड़ी वीडियो शायद लंबी हो जाए, बट एक एक चीज अच्छे से क्लियर करेंगे, हर केस को अच्छे से डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपको सब कुछ पता लग जाएगा किस सिचुएशन में क्या करना है। तो इसमें कुछ शॉर्टकट्स के बारे में भी बात करेंगे एट लास्ट। बट चलिए पहले वीडियो शुरू करते हैं और आपका टॉपिक जो है आज का वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो पता ही है आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्योंकि हम पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं अपने अकाउंटेंसी फर्स्ट बुक में। एंड पार्टनरशिप सबको पता है क्या होता है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पार्टनर जो कि आपस में मिलजुल के काम करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जब एक कंपनी के एक से ज्यादा ओनर होंगे तो उनकी ऑब्वियसली हर चीज की डिवीजन भी होती होगी। कोई भी काम है वो डिवाइड करके करते होंगे, इवन दो लास्ट में प्रॉफिट भी डिवाइड होते होंगे। हर चीज जो है वो उनकी डिवीजन में होती है, ऑब्वियसली बात है। तो वो जो डिवीजन होती है वो कैसे होती है, वो उन्होंने डिसाइड की होगी। या तो वो बराबरली डिवाइड करते होंगे, या फिर वो जैसे भी उन्होंने रेशो डिसाइड की होगी वैसे ही करते होंगे। ठीक है। बट सम टाइम क्या होता है, सम टाइम देयर आर मल्टीपल सिचुएशंस जिसमें हम कहते हैं कि पार्टनर्स को अपनी रेशो को चेंज करना पड़ता है। अब वो सिचुएशन कौन कौन सी है, हम सबको उन सिचुएशन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि एक सिचुएशन तो ऐसे ही है कि भाई तीनों पार्टनर को लगता है कि नहीं, जब हमने शुरू किया था तब हमने रेशो सही डिसाइड नहीं की, लेट्स चेंज इट। तो एक तो वो अपनी मर्जी से मिलजुल के फिर आपस में ही फिर से चेंज कर लेते हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जो कंपलसरी हो जाती है, कंपल्सिव हो जाती है कि हमें करनी ही पड़ती है। मान लीजिए हमें एक पार्टनर और ऐड करना पड़ा कुछ समय के बाद, ऑब्वियसली बात है व्हेन देयर आर 3 पार्टनर, तो बंटवारा 3 हिस्सों में हो रहा था तो रेशो भी 3 उसके अकॉर्डिंगली बनी हुई थी। अब अगर फोर्थ पार्टनर आएगा तो ऑब्वियसली बात है फोर्थ पार्टनर को कुछ शेयर देना पड़ेगा, और देगा कौन, देंगे तो वही 3 पार्टनरशिप। तो उस केस में चेंज करना पड़ता है। रिटायरमेंट कोई पार्टनर जा रहा है तो वो अपना शेयर छोड़ जाएगा तो वो पुराने रख लेंगे, तो उनकी रेशो चेंज हो जाएगी। इन द केस ऑफ डेथ, अगर अनसर्टन किसी की डेथ हो जाए, ठीक है ना, तो देर आर मल्टीपल केसेस जिसमें हमें रेशोज को चेंज करना पड़ता है। बट आज हम सबकी बात नहीं करेंगे, ऑब्वियसली बात है क्योंकि ये चैप्टर्स हैं हमारे। आज हम बात करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। मतलब कि जो पार्टनर्स हैं उतने ही हैं। मान लीजिए अगर 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा, मतलब 3 है 3 ही रहेंगे। बट इतना है कि पहले शायद वो 3-2-1 में डिवीजन करते थे, आज तक मान लीजिए उनकी रेशो थी वो 3-1 थी। पर आज उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अब से हम अपनी रेशो ऐसे नहीं डिसाइड कर, मतलब 3-1 में नहीं बांटेंगे कुछ भी, हम अपनी रेशो चेंज कर रहे हैं। एंड वी आर चेंजिंग इट टू कुछ भी ले लो, लाइक 1-1-1 इक्वल करते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, रेशो चेंज किया तो ये तो है नहीं चलो हो गया मस्ती है चलो ठीक है। जब किसी भी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनर्स की रेशो चेंज होती है तो बहुत ऐसी चीजें होती हैं जिनमें चेंजेस लाने पड़ते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर्स थे, उन्होंने पैसे जोड़े हुए थे। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जैसे जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, इन चीजों की बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि ये चीजें क्या होती हैं, ये सब वो पैसे हैं जो तीनों से बिलोंग करते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तीनों से बिलोंग करती है, तीनों ने मिलजुल के जोड़ी होती हैं। तो ऑब्वियसली बात है जब जोड़ा था
तो 3:1 में जोड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि रेशो जब भी कोई चीज काम होगा तो तीनों अपनी अपनी रेशो में ही करते होंगे, सही है ना। तो जो जितने का मालिक है वो उतना ही जोड़ता होगा। अब आज से रेशो चेंज होगी, पुराने वाले का क्या करें, क्योंकि अगर हम आज से अगर उसी पुरानी वाली जो पैसे हमने जोड़े हैं उसमें नए तरीके से जोड़ने लग पड़ेंगे तो लास्ट में जाके प्रॉब्लम हो जाती है ना। कि हाँ आधे साल कुछ समय कुछ शेयर्स हमने पैसे जोड़े 3:1 में, कुछ शेयर्स पैसे जोड़े हमने 1:1 में, तो लास्ट में वो डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो उनके केसेस होते हैं कि हमें उनका सेटलमेंट कैसे करना है। दो तीन तरीके हैं, हम उनकी बात करेंगे बाद में। फिर ये होता है कि ऑब्वियस सी बात है, रेशो चेंज हो रही है तो अब प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन में भी फर्क आएगा। पहले क्या हो रहा था, जैसे आप देख सकते हो कि ए को कितने शेयर मिल रहे थे, लाइक देयर आर टोटल 6 शेयर्स, उन्होंने पहले 6 शेयर्स में डिवाइड किया हुआ था कि 6 में से 3 शेयर्स ए के थे, मतलब ए को कितना शेयर मिल रहा था पहले, दैट वाज 3/6, 3 + 2 + 1 6, है ना। तो 6 में से 3 शेयर उसके थे, यू कैन से 1/2, तो हाफ ए को मिलता था, ठीक है। अब जब रेशियो चेंज हुई तो ए का शेयर, ये ओल्ड रेशियो, अब न्यू रेशियो कितनी होगी, दैट इज 1 2 3, अब 3 हिस्से कर दिए तो आउट ऑफ 1/3। तो कहने का मतलब है कि ए को पहले अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंगली देखें तो कितने परसेंट मिल रहा था, 50%। अब कितना मिल रहा है, 33.33%। तो भाई ए का शेयर कम हो गया, हुआ ना। हाँ कम हुआ तो कहाँ गया। और ये सिंपल सी बात है, आप कुछ भी बात करो है तो 100% ही, एवरीथिंग इज डोनेशन इज 100%। अगर 3 पार्टनर है तो बटेगा तो वो पूरा 100 ही। अगर कंपनी ने 100 रुपए कमाए तो 100 ही बटने वाला है। 3 2 1 में बांटो, 1 1 1 में बांटो, अल्टीमेटली कंपनी के पास तो मतलब 0 ही रहेगा ना। बटना तो 100 ही है, पर बटेगा कैसे। पहले 3:1 था तो आधा ए को मिलता था, मान लो ए को 50 रुपए मिलते थे। अब ए को कितने मिल रहे हैं, 33.33, मतलब मान लीजिए 33 रुपीज मिल रहे हैं। तो भाई 16 17 रुपए गए कहाँ, तो एक नहीं ना चेंज हुई, जब चेंज हुई है तीनों को हुई है तो ये 16 17 इनमें ही घुसे पड़े होंगे। तो बी का शेयर पहले कितना था, दैट वाज 2/6, तो ये कितना आ गया 1/3। अब कितना है 1/3, तो बी भाई साहब जितना पहले थे उतने ही अब है। तो बी का तो ना कुछ गया ना लिया, तो दैट मीन वो 16 17 रुपए गए कहाँ, सी के पास ही जाने चाहिए। अब तो पता लग रहा है कि सी के पास ही होंगे, क्योंकि बराबर होना जरूरी है। तो 1/6 था, दैट इज 16.67, और अब कितना हो गया 1/3, दैट इज 33.33%। तो भाई साहब इनका इंक्रीज हो गया, इनका नो चेंज, और इनका डिक्रीज हुआ। तो ऑब्वियसली बात है रेशियो में चेंजेस आए, हाँ जी आए। तो जो अपना शेयर छोड़ेगा, मेरे को एक चीज बताओ, एक घर में 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों की 3 हिस्से बने घर के, अगर कोई बच्चा अपना हिस्सा छोड़ रहा है तो वो फ्री में छोड़ेगा, नहीं ना छोड़ेगा, मांगेगा ना कुछ। तो यहाँ पे भी पार्टनर्स जब अपने शेयर को सेक्रीफाइस करते हैं, जैसे ए ने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया, किसको सेक्रीफाइस किया, सी को किया, क्योंकि ऑब्वियसली बी ने कुछ भी नहीं लिया। अगर बी भी लेता तो बी भी पैसे, सिंपल सी बात है, उस कैटेगरी में आ जाता, पर बी में चेंजेस ही कुछ नहीं आए। दैट मीन ए ने सेक्रीफाइस किया तो ए फ्री में सेक्रीफाइस करेगा नहीं, ए उसके लिए कुछ अमाउंट चार्ज करेगा। और किससे चार्ज करेगा, बी से नहीं। बी क्यों देगा, वो सिंपल सी बात है, सेल एंड परचेज वाली बात बोलो, जो खरीदेगा वही पैसे देगा। तो शेयर किसका बड़ा है, सी का बड़ा है, तो ए किससे पैसे चार्ज करेगा, सी से पैसे चार्ज करेगा। तो सी गेन कर रहा है शेयर को और ए सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जो सेक्रीफाइस करेगा दैट विल बी द रिसीविंग एंड, और जो गेन करेगा दैट विल बी द पेइंग एंड। तो सेक्रीफाइस वाला पैसे लेता है और गेनिंग वाला पैसे देगा, पर कौन से पैसे, अब ये कहां से डिसाइड होगा। मतलब अब यहां से हमारे पास दो चीजें आ गई, हम पैसों की बात बाद में करते हैं। यहां से हमारे पास दो चीजें आई, दैट इज सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग। अब चैप्टर रेशो का है, परसेंटेज का नहीं है, तो हम परसेंटेज में तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। हम परसेंटेज में तो काम कर ही नहीं सकते। हमें काम किस में करना है, हमें काम करना है रेशो में। हमें ये पता करना है कि कितने रेशो उसने सेक्रीफाइस की तो कितनी उसने गेन की, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूलाज है, मतलब आप परसेंटेज में नहीं है तो आप, क्योंकि परसेंटेज में तो हम माइनस प्लस करके निकाल लेंगे कि कितना चेंज आए, पर रेशो
भी माइनस प्लस ही करने को सेलेक्ट थोड़ा ना करना, बट उसका एक फॉर्मूला है। तो सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकाले, तो यहाँ पे दो रेशियोज की बात होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। और हमेशा याद रखना सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशियो दे ऑलवेज इक्वल, मतलब इनका जो टोटल होगा, चाहे सेक्रीफाइस में दो पार्टनर्स हो, गेनिंग में एक हो, चाहे गेनिंग में दो हो, सेक्रीफाइस में एक हो, डजेंट मैटर, पर दो टोटल जो होगा वो हमेशा दोनों का क्या होता है, ऑलवेज इक्वल। इक्वल होना पड़ेगा भाई, अगर कुछ 4 रुपए छोड़ रहा है तो वो 4 दे किसको रहा है, कोई तो ले रहा होगा, जमीन पे थोड़ा ना छोड़ के चला जाएगा, सही कह रहा हूं ना। तो इसीलिए यहां से दो रेशियोज निकली, वन इज सेक्रीफाइस और वन इज गेनिंग। आप एक भी निकाल लो, दूसरे का आंसर ऑटोमेटिकली आना चाहिए, बट हम दोनों निकालने का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो सेक्रीफाइसिंग कैसे निकलता है, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, बड़ा सिंपल सा है। तो जो हमारी पुरानी रेशियो है उसमें से नई रेशियो माइनस कर दो, यू विल गेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब गेन उसका उल्टा है तो फॉर्मूला उल्टा कर दो, सिंपल सी बात है, दैट इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कितना सिंपल है ना। अब इसको भी इससे भी सिंपल कर दें, हाँ इससे भी सिंपल कर देते हैं। अब इसको याद रखना है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज लाइक सन, बच्चा है, sacrifice is equal to old minus new, it's like sun। और gaining ratio ना, no, no, gaining ratio is equal to new minus old। तो सिंपल है, सैक्रिफाइसिंग के लिए सन एंड गेनिंग के लिए नो, ठीक है। तो रेशियो के फॉर्मूले ये रहे। तो अगर हमें इनकी रेशियोज निकालनी है, अगर हमें इनकी रेशियो निकालनी है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि अब किसने कितना सेक्रीफाइस किया या कितना गेन किया, तो ए, हम सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा लेते हैं, दैट इज ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड रेशियो कितनी थी, 3/6, न्यू कितनी आई, 1/3, बी का 2/6, 1/3, एंड सी का 1/3, नहीं सॉरी 1/6 माइनस 1/3। अब एलसीएम सिखाना पड़ जाए तो भाई बहुत ही नौबत ही आ गई फिर तो। एलसीएम तो आप निकाल ही लोगे, दैट इज 3 माइनस 2/6, दैट इज 1/6। तो ये कितना आ गया आपका, 2 माइनस 2/6, दैट इज 0, एंड दैट इज क्या कहते हैं 1 माइनस 2/6, दैट इज माइनस 1/6। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई रेशो निकाल रहे हो, आइदर यू आर कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो जो रेशो निकाल रहे हो वो वही है। जैसे अभी हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था, सेक्रीफाइसिंग का लगाया था ना, तो सेक्रीफाइसिंग का लगाया, तो दैट मीन जो पॉजिटिव आई दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और जो नेगेटिव आई दैट इज गेनिंग रेशियो। अगर आप गेनिंग का फॉर्मूला लगाते इन्हीं पे ही, तो न्यू माइनस ओल्ड हो जाता, ये रिवर्स हो जाते सारे के सारे, तो ये नेगेटिव आता और ये पॉजिटिव आता, दैट मीन गेनिंग में ये गेनिंग ही होता और ये क्या हो जाता, सेक्रीफाइस। तो हमें हमारी सेक्रीफाइस और गेनिंग मिल गई, हाँ जी मिल गई जी। कितनी मिली, तो ए ने सेक्रीफाइस किया 1/6 शेयर और बी ने गेन किया 1/6, देखो टोटल सेम आया, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ है सेक्रीफाइस और गेनिंग का, ये बहुत जरूरी था। अब फटाफट सब कुछ हो जाएगा। तो हमें इतना पता लग गया कि जब रेशो चेंज होती है तो किसी का सेक्रीफाइस होता है, किसी का गेन होता है, सही। और जो सेक्रीफाइस करता है उसको पैसे देने पड़ते हैं, और सॉरी जो सेक्रीफाइस करता है वो पैसे लेता है, और जो गेन करता है उसको पैसे देने पड़ते हैं। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है हमारा, सही। अब पैसे देगा कौन से, कहां से, ये 1/6 लगाना किसके ऊपर है, ये लगेगा किसके ऊपर लगेगा भाई, ये लगेगा हमारा गुडविल। कौन सी गुडविल, कौन सी गुडविल पे लगेगा, जो कंपनी की वैल्यूड गुडविल होगी। वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, गुडविल वैल्यू ऑफ द गुडविल इज इक्वल टू दैट,
वो गुडविल नहीं होती, दिस इज नॉट द गुडविल। ये वो गुडविल नहीं है जो आपके बैलेंस शीट में होगी। सबसे ज्यादा बच्चों को यही प्रॉब्लम आती है कि क्या बैलेंस शीट वाली गुडविल पे पैसे देने हैं। नो, बैलेंस शीट वाली गुडविल पे पैसे नहीं देते। बैलेंस शीट वाली गुडविल पे पैसे नहीं देते। दैट इज द बुक वैल्यू, वो एग्जिस्टिंग वैल्यू है गुडविल की, नहीं उस पे नहीं देते जो बुक्स में है। गुडविल, उन गुडविल की वैल्यू पे पैसे दिए जाते हैं जो मार्केट वैल्यू पे होती है। आपको क्वेश्चन में दिया होता है, आपको क्वेश्चन में हमेशा दो तरीके से गुडविल दी होगी। मैं ये क्लियर कर दूं? हाँ, ठीक है। आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, बहुत बच्चे यहाँ गलती करते हैं। समटाइम आपको गुड दिया होता है गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स, और एक आपको दिया होता है गुडविल वैल्यूड एट रुपीज, मान लीजिए 60,000 दिया हो, ये मान लीजिए 40,000। तो जब भी आपको सैक्रिफाइस और गेनिंग की वैल्यू निकालनी है तो इस गुडविल पे निकलेगी, इस पे नहीं निकलती। ये वो गुडविल है जो कि बुक्स में है, जो प्रीवियस रेशो के अकॉर्डिंगली बनी है। समझ लीजिए, आप इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि ये प्रीवियस रेशो के अकॉर्डिंगली बनी है, इस पे नहीं देना। आज गुडविल की क्या वैल्यू है, आज कंपनी की रेपुटेशन की क्या वैल्यू है, जो आज वैल्यू है। देखो ना, सिंपल सी बात है, आपने प्लॉट लिया, प्लॉट 40,000 का लिया, ठीक है, बेचोगे 40 का, बेचोगे नहीं, आप बेचोगे ना आज उस प्लॉट की मार्केट वैल्यू क्या है उसके अकॉर्डिंगली बेचोगे ना। सर मेरे को इसका 10% हिस्सा बेचना है, तो आज ये प्लॉट 4 लाख का हो गया, तो आपका उसका 10% कितने का हुआ है, 40,000 का। जो आपने पूरा 40,000 का खरीदा था, आपने उसका 10% 40,000 का बेचा। क्यों? क्योंकि आज उसकी वैल्यू कितनी है। तो जब सेक्रीफाइस और गेन होगा, तो तब जो सेक्रीफाइसिंग वाला बंदा है वो पैसे कैसे लेगा, वो पार्टनर कहेगा जो कंपनी की आज वैल्यू है, रेपुटेशन वैल्यू है, मेरे को उसके अकॉर्डिंगली पैसे चाहिए, ठीक है। तो आज गुडविल की वैल्यू 60,000 है, तो मैंने कितना शेयर सेक्रीफाइस किया, ए ने कितना शेयर सेक्रीफाइस किया था, अभी निकाला हमने, याद होगा, दैट इज 1/6। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया था, 1/6। तो ए कहेगा 60,000 कंपनी की वैल्यू है, ठीक है, तो मैंने 1/6 सेक्रीफाइस किया, आई विल चार्ज 10,000। तो इसके ऊपर कभी भी सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो नहीं लगती। याद रखिए, ध्यान रखना, ये जरूरी है, ठीक है। तो सी का भी सेम आ जाएगा, सी ने कितना गेन किया, तो मतलब कि 1/6 शेयर गेन करने का सी को कितने पैसे देने पड़े, 10,000, ठीक है। समझ आया, ये जरूरी था, ठीक। अब सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालने के बड़े से केसेस, ठीक है। मैंने आपको अभी तक सैक्रिफाइस रेशियो का बता दिया, गेनिंग रेशियो का बता दिया, सैक्रिफाइस और गेनिंग वालों को पेमेंट जो है वो रिसीव एंड पेड किसके ऊपर करनी है उसके बारे में बता दिया। अब केसेस पे आते हैं, अब बात करते हैं, क्योंकि पैसे देने की टेंशन नहीं है, लेने की टेंशन नहीं है। एंट्री भी मैं आपको बता दूंगा कौन सी डलती है। मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चों से रेशो ही कैलकुलेट नहीं होती। बच्चों को पता ही नहीं लगता कब क्या प्लस माइनस करना है। बड़े सिंपल ढंग से करते हैं। आपको रेशो कैलकुलेट करने के लिए आपको पढ़ना आना चाहिए। अब आप +2 में इंग्लिश में आप अकाउंट्स पढ़ते हो, अगर आपको नालायक हो, और मैं नालायक कह रहा हूं उन लोगों को जिनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती। भाई साहब, अगर आपको 12th में अभी तक इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रही, तो आप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हो, भाई अपने घर वालों को कहो हमें कहीं और डालो, क्योंकि इंग्लिश पढ़नी जरूरी है। तो अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना सही ढंग से आता है और इंग्लिश का पता है, तो ये कभी गलत नहीं होना चाहिए। आज तो होगा ही नहीं, ठीक है। करें, मिटा दो, चल। फॉर्मूला हमें याद हो गया, सिस्टम हमें पता लग गया, आज हम केसेस करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है एक्स वाई जेड पार्टनर शेयरिंग रेशो, तो एक्स वाई एंड जेड, इन्हें इनकी हमें ओल्ड रेशियो दी है, दैट इज 5:3 रेशियो, ठीक है जी। और आगे हमें दिया है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ईच केसेस इज लाइक दैट। तो हमें इस केस में न्यू रेशियो निकालनी है। अब हर बार तो ना न्यू रेशियो गिवन होगी,
सम टाइम आपको न्यू रेशो निकालनी भी पड़ेगी, ठीक है, और आपको सेक्रीफाइस और गेनिंग दिया होगा। मैं इसमें अभी सेक्रीफाइसिंग की बात करेंगे, सेक्रीफाइसिंग के केसेस हैं, गेनिंग के लिए आप उल्टा कर सकते हो, आपको पता है दोनों सिमिलर है। तो केस नंबर वन ये है कि वहां पे लिखा हुआ है हमारे पास कि इफ z एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम x, इफ z एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम x। अब ये बड़ा सिंपल सा है, पहला केस है बड़ा सिंपल सा है। अब इस केस में कितनी सिंपल बात की कि x y z हमेशा पुरानी रेशो लिख के रखो। पुरानी रेशो क्या है जी? 5/10, 3/10 एंड 2/10। देखो इसमें हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इस ये डायरेक्ट होना चाहिए, हर चीज फॉर्मूले से नहीं होती। यहाँ पे क्या लिखा है? इफ z एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम x, किससे लिया? x से। कितना लिया? 1/5। तो भाई जिसको मिला वो तो अपने शेयर में प्लस करेगा, कॉमन सेंस है, जिसको मिला वो तो प्लस ही होगा। तो z ने लिया तो z में कितना शेयर प्लस हो गया? 1/5। और ये 1/5 दिया किसने? कहां से मिला? x से मिला। x ने अगर दे दिया तो x का शेयर कम होना चाहिए, और कम कैसे होता है? बोर्ड मास में कम करने के लिए क्या करते हैं? माइनस करेंगे ना। तो 1/5 माइनस, और इसमें कुछ नहीं हुआ, इसको ऐसे मत छेड़ो, जिसका कुछ नहीं उसको नहीं छेड़ना। तो कर लो, बस हो गया खत्म। तो अब पहले 5/10 की इतना शेयर इसने दे दिया, तो अब रेशो कितनी रहेगी इसकी? 5 - 2/10 दैट इज 3/10। तो 3/10, और ये कितना आ गया जी? 2 + 2 दैट इज 4/10। और एक चीज न्यू और ओल्ड रेशो के लिए अप्लाई होता है, हमेशा याद रखो, जब भी आप इनका टोटल करोगे द टोटल विल ऑलवेज इक्वल टू देयर बेस। ओल्ड और न्यू रेशो में तीनों पार्टनर्स के रेशो का टोटल उनके बेस से इक्वल आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा, रेशो गलत है। सिंपल चेकिंग बता रहा हूं। 3 + 3 6 + 4 10। सही। अब क्वेश्चन ये आएगा, सर सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो कौन है? न्यू रेशो निकाल। तो भाई साहब जो दिया था वो सैक्रिफाइस तो दिया था, तो सैक्रिफाइस रेशो दी तो है, z एक्वायर 1/5 शेयर x से। तो z को मिला, z ने सैक्रिफाइस किया? नहीं, z ने क्या किया था? गेन। कितना? 1/5। और x ने दिया था तो x ने क्या किया? सैक्रिफाइस। कितना? 1/5। मिल गया? सही। तो न्यू रेशो क्या आ गई जी? 3:3:4। ठीक है, तो न्यू रेशो मिल गई जो चाहिए था। अब समझ आया? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। इसको नोट डाउन कर लिया, मैं इरेज कर रहा हूं। अब एक केस मैं बनाता हूं, केस नंबर 2, इसी से रिलेटेड। अगर कुछ ऐसा लिखा हो, यही तो चक्कर है, कहानी अब यहां फंसेगी सर। सर फंसेगी तो अब यहां पे। अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं सिर्फ फ्रॉम की जगह, जो मैं फ्रॉम लिखा था ना, इसकी जगह सिर्फ ऑफ कर दूं, फ्रॉम नहीं, अब केस नंबर हमारा आ गया 2। इफ z इक्वायर, केस नंबर 1 हमारा था, अगर हम केस नंबर 1 की बात करें, इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशो और वर्ड हमें दिया था फ्रॉम। सेम कैटेगरी में केस नंबर 2 में हमें z ने एक्वायर किया 1/5 शेयर, पर अब हमारे पास वर्ड फ्रॉम नहीं है। इंग्लिश वालों, फटाफट जिसको इंग्लिश नहीं आती पढ़ लो। अब ये दिया है, इफ z एक्वायर 1/5 शेयर ऑफ x। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि सर फ्री भी तो है। बहुत सारे बच्चे ऐसा ही करते हैं, 1/5 माइनस 1/5 प्लस, और हमें मार्क्स पूरे मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, 0 मिलने वाला है आपको। ठीक। अंग्रेजों, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी तो छोड़ गए, तो पढ़नी तो पड़ेगी। क्या लिखा है? एक्स ने सेक्रीफाइस किया ना, ये तो पता है ना, एक्स ने सेक्रीफाइस किया, कितना किया? 1/5। पहले फ्रॉम था तो पता था 150 किया। फ्रॉम का मतलब होता है दिस इज द नंबर दैट ही और शी सेक्रीफाइस। ठीक है, बट यहाँ ऑफ है, तो 1/5 ऑफ हिज
शेयर। तो ऑफ का मतलब क्या होता है इंग्लिश में मैथमेटिकल फॉर्म में बाई सा, दैट इज मल्टीप्लाई। नहीं पता तो पता होना चाहिए, 10th पढ़ के आए हो। तो ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। हिज शेयर, शेयर कितना है उसका? 5/10। तो कितना सेक्रीफाइस किया? 5/50। दैट मीन्स इन द केस ऑफ ऑफ, जब हमें ऑफ दिया होता है, इन दैट केस हमें मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइस निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर आप इसको खोलोगे तो सब कुछ मिलेगा। एक्स सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ इश। ठीक है, तो कितना हो गया? 5/50। तो x ने कितना सेक्रीफाइस किया? 5/50। तो y z ने गेन भी कितना किया? 5/50। तो रेशो क्या हो जाएगी भाई? जल्दी बोल दो। 25 - 5 डिवाइडेड बाय 50, दैट इज 20/50। बी का तो कुछ हिला नहीं। और ये कितना हो गया? 10, 10 ही होगा। 5/50 दैट इज इक्वल टू 15/50। अब बेस इक्वल होना चाहिए, तो बी का बेस तो y का बेस तो इक्वल करना ही पड़ेगा। तो कैसे करें? 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, क्योंकि नीचे 50 करना है। तो 15/50। तो रेशो क्या बन गई जी? इस केस में नई रेशो क्या आ गई हमारे पास? दैट इज 20/15 सॉरी 15/15। टोटल कर लो, 20, 35 और 50। तो नीचे 50 है। और इस बार जो सेक्रीफाइस आया दैट वाज 5/50, और जेड ने गेन कितना किया? दैट इज 5/50। समझ आया सबको सही तरीके से? दैट इज द पॉइंट। क्लियर? अब एक और केस करते हैं भाई साहब। अब यहां तो हमने सर एक ही चीज की, एक ही पार्टनर गेन कर रहा है, एक ही सेक्रीफाइस कर रहा है, व्हाट इज 2। तो केस नंबर 2 हमने पढ़ लिया जी। व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमें वर्ड गिवन है ऑफ। ठीक है, अब थर्ड केस जो है, व्हेन देयर आर मल्टीपल पार्टनर सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग। ठीक है, तो इरेज करो। हाँ, करना ही पड़ेगा। तो केस नंबर 3, अब उसने लिखा है if z acquire equally from x and y। अब z ने जो शेयर एक्वायर किया है, z एक्वायर्ड 1/5, 1 second, z acquired 1/5 share equally from x and y। तो z को शेयर कितना मिला है? 1/5। इतना ही मिला है ना, इंग्लिश तो यही कह रही है। x, y and z, दैट इज 5/10, 3/10 एंड 2/10। तो भाई साहब इसको तो शेयर 150 मिला है, तो इसमें तो डायरेक्ट प्लस कर दो, किसको 150 मिला है। पर वो 1/5 दिया किसने? एक्स और वाई दोनों ने दिया। और कैसे दिया? इक्वली। और 1/5 का हाफ कितना होता है? बड़े बच्चे, बहुत ग्रैंड ग्रैंड पर्सन मैंने देखे हैं जिनको लगता है 1/5 का हाफ का ही तो लिखते हैं 2/5। क्या लिखेंगे? 1/1.25। हाँ, ये लिखते हैं भाई, बहुत बच्चे मैंने देखे हैं ऑफलाइन क्लासेस में, मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत। सर 2/5 नहीं है भाई। सर 1/2.5 नहीं है भाई। कैसे हो सकता है यार? आप लोग कौन से दुनिया में रहते हैं? अब मेरे को बताओ 10 रुपए का हाफ कितना होता है? 5। कैसे निकालते हो? 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू 5। दिस इज द पॉइंट। सही है। तो अब 10 की जगह मैं किसका हाफ करूं? 1/5 का कर देता हूं। कितना है? 1/10। तो 1/5 का हाफ कितना था? 1। जब रेशो का हाफ करना है तो रेशो को भी 1/2 से ही मल्टीप्लाई करो, तो दैट इज 1/10। तो x ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/10। y ने कितना सेक्रीफाइस किया? दैट इज 1/10। तो रेशो क्या आई? 4/10।
2/10, वैसे तो आता होगा आप लोग को। और यहाँ पे 4/10, तो न्यू रेशो क्या आ गई, इस बार रेशो चेंज हो गई जी। तो रेशो क्या आ गई हमारी, 4:2:4। समझ आया सबको अच्छे से? हम्म। तो केस नंबर 3 क्या पढ़ा हमने, sacrificing by more than one partner, सही। सही। तो these are the multiple cases through which you can find out the new ratios। और सबसे इंपॉर्टेंट केस वो ओक वाला ही था जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे गलतियां करते हैं। सही। अब इसकी जर्नल की बात करते हैं, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? जर्नल एंट्री बड़ी सिंपल है, क्योंकि हमें वैल्यू मिल गई, हमें कैसे कैलकुलेट करना है वो पता लग गया, रेशो निकालने आ गई। ठीक है। अब सिंपल रह गया, अमाउंट मिल गया, रेशो मिल गया, सब कुछ तो हो गया। अब सर डालना क्या, अब पेपर में तो जर्नल ही डालना पड़ेगा ना, जर्नल ही पूछते हैं कि जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन। तो इस चैप्टर की जर्नल बड़ी इजी होती है। ठीक है। ज्यादातर बच्चों को आती है, जिनको नहीं आती उनको हम बता देते हैं। इसका जर्नल ऐसा ही होता है, दैट इज गेनिंग partner account debit to sacrificing partner। ये इसका जर्नल है, कुछ नहीं करना। गेनिंग टू सेक्रीफाइस, दैट यू हैव टू बी इन योर माइंड, यू हैव टू बी केप्ट इन योर माइंड कि गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब गेनिंग ऑब्वियसली रिसीव कर रहा है शेयर, तो गेनिंग पार्टनर डेबिट, और सेक्रीफाइसिंग लूज कर रहा है, गिवर है, तो दैट्स वाई क्रेडिट। ठीक है। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस, बस इतना याद रखना है, क्योंकि इनके साथ हमें नाम लिखने पड़ते हैं, कैपिटल या फिर करंट। जैसे यहां पे हमने लिखा है ना, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और समटाइम करंट लिखना पड़ता है। तो ये क्यों लिखना पड़ता है, ये वैसे तो रिलेटेड टू प्रीवियस चैप्टर है। जब भी हम अकाउंट फ्लक्चुएटिंग सॉरी फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएटिंग बेसिस पे बना रहे हैं, ठीक है, व्हेन यू आर मेकिंग अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएटिंग बेसिस पे अकाउंट बना रहे हैं, तो क्या लिखते हैं, वर्ड एंड कैपिटल लिखते हैं। बट अगर आप अकाउंट फिक्स्ड बेसिस पे बना रहे हैं तो हम लिखते हैं करंट। बस इतना याद रखना, अगर फिक्स बेसिस पे है तो यहां पे आएगा गेनिंग पार्टनर क्या कहते हैं, करंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग बेसिस पे है तो करंट की जगह कैपिटल आएगा, बाकी कोई चेंज नहीं है, एवरीथिंग विल रिमेन सेम। चलो एक क्वेश्चन करते हैं एंड लेट्स डू इट। जैसे यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है, ए बी शेयर प्रॉफिट एंड रोज इन द रेशो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर है, ओल्ड रेशो में दी है, दैट इज 3:2। ठीक। अब उसके बाद हमें दिया है, विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2011 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। नाउ दे डिसाइडेड कि आज से उनकी रेशो क्या हो जाएगी, 1:1 न्यू रेशो। उन्होंने अपनी न्यू रेशो क्या है, हम आगे से क्या डिसाइड करते हैं, आज से हम न्यू रेशो में इक्वली बांटेंगे। द गुडविल ऑफ द फर्म गुडविल वैल्यूड एट 30,000। तो फर्म की गुडविल कितनी है, 30,000। तो हमें मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्री फ्रॉम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो एक ही तो एंट्री है, हमें शेयर निकालना है क्या। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो पता लगा है, क्योंकि रेशो चेंज हुई है तो सेक्रीफाइस और गेन हुआ होगा, और ये गुडविल भी उसी के लिए दिया। अदरवाइज ना हमारी बुक्स की गुडविल है, ना हमारे पास है, ना ये कैश है, कुछ भी नहीं है, तो ये दी क्यों है, इसका एक ही पर्पज है। इस गुडविल का एक ही पर्पज है, टू एंटर द ट्रांजेक्शन इन सेक्रीफाइस और गेनिंग, टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग। और इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि ये है ही नहीं, सिर्फ मार्केट वैल्यू है, एक्चुअल में थोड़ा है। तो हाँ, तो क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो सन
ओल्ड माइनस न्यू, ए और बी, फटाफट निकालो। ओल्ड कितनी है भी 3/5, न्यू कितनी है 1/2, 2/5 माइनस 1/2। फटाफट एलसीएम कर दो, क्या आएगा हमारे पास 6 माइनस 5/10, 4 माइनस 5/10, 1/10 माइनस 1/10। देख लो ये सेक्रीफाइस और ये गेन माइनस वाला है और इक्वल आ गया जी। अब जनरल डालना है, जनरल तो अभी हमने कहा क्या है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब गेनिंग पार्टनर कौन है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, और हमें ये नहीं पता कि ये अकाउंट फ्लक्चुएटिंग पे है क्या फिक्स्ड पे है। तो हम हमेशा मान के चलते हैं अगर कुछ ना गिवन हो कि वो अकाउंट किस पे है, फ्लक्चुएटिंग पे है, तो हम कौन सा नाम लिखते हैं, कैपिटल। तो अभी हमने ट्रांजेक्शन की, अभी हमने पता किया कि क्या लगता है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो गेन कौन कर रहा है, बी, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और अमाउंट कितनी आएगी, दैट इज 1/10 ऑफ 30,000। और डेट आ गई हमारी, दैट इज 1 अप्रैल 2011, क्योंकि हमने 2011 में इसको चेंज किया, उसी दिन की डेट आ गई। ठीक है, तो 1/10 ऑफ 30,000 दैट इज इक्वल टू 3, एक का ही निकालना है, दूसरे का तो सेम आएगा, दैट इज 3,000 एंड 3,000। दैट इज द सिंपल। सही, समझ आया। तो अब जितने मर्जी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए, दैट्स ऑल, यू हैव टू ट्रीट द थिंग्स। ठीक है, अगर आपको क्या कहते हैं गुडविल की ट्रांजैक्शन करनी है तो दैट इज द वे। ठीक, अब कुछ टॉपिक्स और भी हैं इसके रिलेटेड। अब मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी बट आई हैव टू टॉक अबाउट दैट थिंग। अब स्टार्टिंग में हमने बात की थी, ये तो हमने एक पोर्शन की बात कर ली, जब रेशो चेंज होती है तो उन पार्टनर्स में पहला इम्पैक्ट क्या आता है। पहला तो देखो लेन देन ही खत्म होगा, क्योंकि जो शेयर लेगा उसको पैसे देने पड़ेंगे और जो छोड़ेगा वो पैसे लेगा। ठीक है, जब लेन देन खत्म हो जाता है तो अकाउंट्स में कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी भी होती हैं जो बुक्स में अवेलेबल होती हैं, उनमें भी तो चेंजेस लाने पड़ेंगे ना। अब बुक्स में वो कौन सी चीजें हैं जिनमें चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। एडमिशन रिटायरमेंट के हिसाब से तो बहुत सारी हैं, पर जब एग्जिस्टिंग पार्टनर रहते हैं तो सबसे पहले जिन चीजों में चेंजेस लाना पड़ता है वो है उनके खुद के जोड़े हुए चीजें, दैट इज कॉल्ड रिजर्व्स। those things which are related to partners, most of the things which are related to partners, जैसे गुडविल। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म, बिकॉज वो चेंज होगी। ठीक है, वी हैव टू फिनिश द ओल्ड गुडविल, ओल्ड रेशो जा रही है तो पुरानी गुडविल भी जाएगी। ठीक है, जनरल रिजर्व, पैसे जोड़े थे पुरानी रेशो में जोड़े थे, अब नई रेशो जा रही है तो उनका क्या करना पड़ेगा, उनको खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी टाइप का रिजर्व हो, चाहे आईएफआर हो चाहे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हो, हम इनके बारे में आज बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आईएफआर और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के बारे में बात करूंगा, उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा अच्छे से बात करूंगा, क्योंकि अगर मैं उनके सारे ट्रीटमेंट की बात करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इन इसके लिए एक वीडियो नेक्स्ट रखते हैं। ठीक है, आईएफआर और वर्कमैन कॉम्पनसेशन के लिए, बाकी हम क्लियर करके जाते हैं। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है, पहले इसको अरेंज करता हूं फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें फिनिश ऑफ करनी पड़ती है, हर वो चीज दैट इज रिलेटेड टू पार्टनर, जो उन्होंने आपस में मिलके जोड़ी है। मैक्सिमम चीजें तो हमें पता ही है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, जो बैलेंस शीट में अवेलेबल है, रिजर्व्स। ठीक है, एक्यूमुलेट सॉरी प्रीपेड एक्सपेंसेस, दीज आर दोज थिंग्स जो कि पार्टनर्स ने रखी थी बैलेंस शीट में पुरानी रेशो के अकॉर्डिंगली। अब रेशो चेंज हो रही है तो वी हैव टू फिनिश दैट। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें आ गई थी, एक तो आ गई बुक्स में पड़ी है गुडविल, एक आ गया जर्नल रिजर्व। ठीक है, बाकी सारे रिजर्व आ जाएंगे। वर्कमैन और इन्वेस्टमेंट की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देन आ जाएगा हमारा
सॉरी, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, ठीक है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। These are some items which has to be distributing among the partners before shifting to the new ratio. क्योंकि देखो जर्नल रिजर्व क्या होता है, गुडविल क्या है, गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ कंपनी, ठीक है। तो ये वो रेपुटेशन है जो पार्टनर्स ने बिल्ड की है, सही, पार्टनर्स ने ओवर द टाइम काम करके बिल्ड किया। तो रेशो के अकॉर्डिंगली इसका बंटवारा होगा, क्योंकि आज तक जो गुडविल बनी है वो आज तक की रेशो के अकॉर्डिंगली बटेगी। हक तो सबका उतना ही है ना, जितना जितना पहले डिसाइड हुआ था। आज से चेंज हो रहा है तो पुराने पे थोड़ा ना हक बन जाएगा, आज से जो बनेगा उस पे हक बनेगा, सही है। तो आज पुराने ये सब ओल्ड रेशो में क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जनरल रिजर्व, पैसे जोड़े हुए हैं, तीनों ने मिलके जोड़े थे कि कभी अनएक्सपेक्टेड टाइम आएगा तो हम इसको यूज कर लेंगे। तो आज रेशो चेंज हो रही है तो हम पुराने जोड़े हुए पैसों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि आगे जाके लड़ाई ना हो, सही। उसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एक ऐसा खर्चा है जो हमने खर्चा माना नहीं, जिसको मान लीजिए काइंड ऑफ हमने सस्पेंस में डाला हुआ है, हमें पता नहीं लग रहा कि ये कैपिटल है कि रेवेन्यू है, बट अब इसको बेयर करना पड़ेगा। तो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे ओल्ड रेशियो में, क्योंकि पुराने टाइम पे प्रॉफिट एंड लॉस, एंड दैट कैन बी प्रॉफिट और दैट कैन बी लॉस, प्रॉफिट और लॉस दोनों में बंटवारा तो उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में इसको कमाया गया था डिसाइड करके। तो इसलिए तो ये सारी चीजें वो है जो हमारी बैलेंस शीट में अवेलेबल होती है, विच पार्टनर्स आई थिंक सो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं की तो बैलेंस शीट में हमने अवेल कर दी। बट अब अगर रेशो चेंज हो रही है तो इसके दो केसेस बनते हैं, इनके लिए दो केसेस बनेंगे। अब केस नंबर 1 जो मैं कब से बात कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो। यार सिंपल सी बात है, लड़ाई खत्म करनी है, बांटो, जीरो करो, आज से जीरो से स्टार्ट करो, ना कोई लड़ाई झगड़ा, पुराना हिसाब पुराने के अकॉर्डिंगली हो गया, आज से नया हिसाब शुरू होगा, सही, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन तो आपको यही करना, बट केस नंबर 2 इज ऑल्सो देयर। व्हाट इफ पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं वी विल नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, हम नहीं इसको बांटेंगे, हमें नहीं बांटना, हमें इनको बुक्स में ही रखना है, भाई उनकी मर्जी है पार्टनर्स। तो दोनों के सर्कमस्टांसिस पे, दोनों की कंडीशंस में काम जो है वो अलग अलग है। तो पहले हम पहले के बारे में बात करते हैं, केस नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं करना, 2 सेकंड में खत्म कर दूंगा, ठीक है। मान लीजिए ए बी सी आर पार्टनर्स, ए बी और सी पार्टनर है और इनकी रेशियो 3:1 ही लगा लो, बड़ी सिंपल सी लगती है, ठीक है, 3:1 लगा लो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना। अब कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो जब भी कोई चीज बांटी जाएगी तो वो कंपनी के लिए क्या होगी, कम के ज्यादा, कम ही होगी ना। तो ये सारी चीजें बैलेंस शीट से जा रही हैं तो सब कम हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इसमें से क्या है, कुछ लाइबिलिटीज हैं और कुछ क्या है, एसेट्स है। कुछ लाइबिलिटीज है और कुछ क्या है, एसेट्स है, ठीक है। और दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। तो जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो कौन सी साइड आती है, डेबिट के क्रेडिट। भाई अगर रूल्स नहीं पता ना तो +2 में बैठने का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो जब भी लाइबिलिटी कम होती है कौन सी साइड आती है, डेबिट, पता है ना, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। तो हमेशा किस साइड आएगी, डेबिट साइड। और जब एसिड कम होते हैं तो कौन सी साइड आते हैं, क्रेडिट साइड, पता है ना। तो अब इनमें से क्या एसिड है और क्या लाइबिलिटी है। तो जनरल गुडविल इज एसिड, जनरल रिजर्व लाइबिलिटी है सर, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस सर एसिड है, और प्रॉफिट एंड लॉस इट कुड बी एसिड, इट कुड बी ए लाइबिलिटी। प्रॉफिट है तो लाइबिलिटी है, लॉस है तो एसिड है, ठीक है। इतना पता होना चाहिए आप लोगों को। समटाइम ऐसा भी लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस,
ठीक है। अगर डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस है तो डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेबिट वाला एसेट है। अगर क्रेडिट लिखा गया है तो क्रेडिट वाला लाइबिलिटी है, क्रेडिट और इनकम एंड एक्सपेंस, क्रेडिट और प्रॉफिट एंड गेन्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट लाइबिलिटी और लॉस एसेट है तो रूल पता होना चाहिए। तो अब हमें पता लग गया, अगर लाइबिलिटी बांट रहे हैं जैसे जनरल रिजर्व इज अ लाइबिलिटी तो डेबिट आएगा। जनरल रिजर्व अमाउंट ले लेते हैं 60,000 सबकी, एक ही ले रहा हूं, एक एक करके कराता हूं। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट बिकॉज वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग लाइबिलिटी कम, और ये टू किन पार्टनर्स में बटेगा, और सब में ही बटेगा, सब पुराना ही है। ठीक है, ए टू बी टू सी, कैपिटल अकाउंट लिख लेना आप। ठीक है, और किस रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो में बटेगा। क्या रेशो है, 3:1। तो 60,000 बढ़ रहा है जी, 30,000 ए का, 20,000 बी का और 10,000 सी। अब जनरल रिजर्व की जगह अगर यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस आता है तो मैं जनरल रिजर्व को हटा के क्या लिख देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबीसी, वुड बी सेम। तो अगर एसेट्स की बात होती तो एसेट्स के लिए क्या था, क्योंकि एसेट डिक्रीज होते तो क्रेडिट में आते हैं, तो डेबिट में सारे के सारे क्या आ जाएंगे, पार्टनर्स। ठीक है, तो डेबिट में क्या आ जाएंगे, सारे पार्टनर्स। तो एंट्री क्या आ जाएगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब मान लो दोनों इकट्ठे भी लिखने पड़ जाए तो दो है हमारे पास, एक गुडविल है तो टू गुडविल, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो वो भी डाल लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो 60,000 गुडविल का था, 60,000 गुडविल का था, 60,000 प्रॉफिट एंड लॉस का है, तो टोटल कितना हो गया, 1,20,000। ओल्ड रेशो में बांट दो तो 60, 40 एंड 20, 3:1 में बांट दो भाई, 6 से डिवाइड करो कितना आएगा, 20,000, 3 2 जा 6, 60, 2 2 जा 4, 40 एंड 2 1 जा 20। सिंपल है, कुछ नहीं करना, लाइबिलिटी को डेबिट रखो, डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो। का इशू हो गया था थोड़ा सा, थोड़ी वायर वगैरह हिल गई थी। तो कहाँ पे थे हम लोग, हम इसकी बात कर रहे थे कि अगर लाइबिलिटी हो तो वी हैव टू डेबिट, एंड अगर एसेट हो तो वी हैव टू क्रेडिट एंड डिस्ट्रीब्यूट इन द ओल्ड पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूट द थिंग्स इन द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। ओल्ड पार्टनर सारा ही ओल्ड है, सॉरी एडमिशन के केस में कहना पड़ता है मुझे, सारे सब में बांट देंगे एग्जिस्टिंग के केस में, और ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकंड केस, व्हाट इफ। तो सेकंड केस की बात करते हैं, व्हाट इफ पार्टनर्स कीप एवरीथिंग इन बुक्स। अब पार्टनर्स कह रहे हैं हमें सब कुछ बुक्स में ही रखना है, हमें इसको बांटना ही नहीं। अगर पार्टनर्स कह रहे हैं हमें बांटना नहीं है तो भाई साहब कैसे वो सिस्टम को किया जाए कि आने वाले टाइम में लड़ाई भी ना हो। क्योंकि देखो रिजर्व्स को आप एक पिगी बैंक मान सकते हो कि ये जितनी भी चीजें हैं ये ऑलमोस्ट सबके सब पिगी बैंक्स का ही काम कर रहे हैं कि हम पैसे जोड़ रहे हैं। अब पिगी बैंक में पहले पैसे जुड़ रहे थे 3:1 में, ठीक है, पहले पैसे जुड़ रहे थे 3:1 में। अब मान लीजिए रेशो होगी 1:1, तो इसमें अगर मान लो 5 साल पैसे जोड़े 3:2:1 से, अब अगले 5 साल पैसे जुड़ गए 1:1 में, तो 10 साल के बाद जहाँ 15 साल 12 साल के बाद अगर 2 बार रेशो चेंज होगी या इतना ही रहा, तो जब पैसों की बंटवारा होगा तो किस रेशो में बांटेंगे भाई, लड़ाई हो जाएगी। कुछ कहेंगे नहीं मेरे को नई रेशो में दो, कुछ कहेंगे भाई पुराने में भी जोड़े थे पुराने में भी दो। तो ये लड़ाई कैसे खत्म की जाए, क्योंकि एक हो तो लड़ाई नहीं होती, मल्टीपल हो तो लड़ाई होगी, ये सबको पता है। तो इसका एक सोल्यूशन है, अगर पार्टनर्स कह रहे हैं कि हमें पैसे बांटने नहीं है तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि वो बाहर सेटलमेंट कर ले। बाहर कैसे सेटलमेंट कर ले, ऑब्वियस ही बात है, अगर मान लो रेशो वॉज, ठीक है,
अब यहाँ पे मान लो 3 पार्टनर है तो 3 पिगी बैंक है, तो इन्होंने पैसे जोड़े, एक के 300 रुपए हैं, एक के 200 रुपए हैं और एक का 100 रुपए है पुराने के हिसाब से। अब जब नया रेशो बने तो नई रेशो 1:1:1, तो नई रेशो के अकॉर्डिंग अगर स्टार्टिंग से पैसे जोड़ते, नई रेशो के अकॉर्डिंग पैसे जोड़ते, तो पिगी बैंक में कितने कितने पैसे होने चाहिए थे? 200, 200 एंड 200। दैट मीन पुरानी रेशो में पैसे जोड़े तो पैसे हैं 600 रुपए टोटल है पिगी बैंक में, उनसे से 300 रुपए फर्स्ट ए के हैं, 200 रुपए बी के हैं, ठीक है, और 100 रुपए सी के हैं। जब रेशियो चेंज हुई तो उन्होंने कहा कि हमें पैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने, तो फिर ये देखा गया कि अगर पैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने तो मान लो अगर हम न्यू रेशियो के अकॉर्डिंगली ही स्टार्टिंग से पैसे जोड़ते तो कितने कितने पैसे होते पिगी बैंक में? ए के 200 होते, बी के 200 होते, सी के 200 होते। तो अगर पिगी बैंक में सबके पैसे 200-200 करने हैं, ठीक है, तो क्या किया जाए? पिगी बैंक तोड़ना नहीं है, उन्होंने कह तो दिया हमें पैसे बांटने नहीं है, उतने के उतने ही रखने हैं बुक्स में, बुक्स को तो छेड़ना ही नहीं है। तो अब क्या किया जाए? और पिगी बैंक में हाथ भी नहीं लगाना, और पिगी बैंक के अंदर वाले पैसे पुराने से ऑटोमेटिकली नए में भी शिफ्ट हो जाए ताकि आगे जाके लड़ाई नहीं हो। तो उसका एक ही सोल्यूशन है, उन्होंने जब देखा तो पुराने के अकॉर्डिंगली इतने पैसे थे, नए के अकॉर्डिंगली इतने पैसे थे, तो उन्होंने देखा कि ए के पिगी बैंक में कितने पैसे हैं? 300 होने कितने चाहिए थे? 200। नए के हिसाब से तो 200 होने चाहिए आज के हिसाब से, तो दैट मीन ए के कितने पैसे ज्यादा है? 100 रुपए ज्यादा है। चलो ठीक है, पता लग गया। जब देखा कि बी के कितने होने चाहिए? 200, और बी के हैं भी कितने? 200 ही है, बी को तो छोड़ा भाई, तेरा तो काम हो गया। अब देखा सी भाई साहब के पिगी बैंक में पैसे कितने होने चाहिए नए के अकॉर्डिंगली? 200, पर हम इसने जोड़े कितने हैं पुराने के अकॉर्डिंगली? 100। तो सी भाई साहब के 100 रुपए कम। तो क्या ये दोनों ऐसे नहीं कर सकते कि ए भाई साहब 100 रुपए, सॉरी सी जो है वो 100 रुपए ए को दे सकता है, दे सकता है, बाहर से तो कुछ भी कर सकता है। अगर सी 100 रुपए ए को दे देता है, इफ सी इज गिविंग ए 100 रुपीज, तो दैट मीन अब ए को सी को 100 रुपए वापस करने पड़ेंगे। और जब ऐसे बनता है ना, अब ये पैसों की ट्रांजैक्शन की क्यों गई? ये इसलिए की गई कि सी भाई साहब ने ए को 100 रुपए दे दिए और सी ने कहा अब पिगी बैंक के अंदर जो 100 रुपए मेरे हैं, अब पिगी बैंक के अंदर मेरे कितने हो गए? 200। क्यों? जो तेरा 100 रुपए है वो मैं रखूंगा। सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सी ने 100 रुपए बाहर से ए को दे दिए, ठीक है, तो ए के अब अंदर कितने पैसे रह गए? अंदर रह गए ए के 200, और 100 उसको बाहर से मिल गया, उसके टोटल कितना हो गया? 300। ए खुश, हाँ मेरे पैसे पूरे हो गए, 200 मेरे अंदर पड़े, बाहर मेरे को 500 रुपए मिल गए। और सी ने बाहर से 100 दे के अंदर वाला जो ए का 100 था वो अपने पास रख लिया, तो सी के ऑटोमेटिकली कितने हो गए? 200। तो दिस सेटल्ड आउटसाइड, उन्होंने उसको छेड़ा ही नहीं, जिसके ज्यादा थे उसको, जिसके कम थे उसने पैसे दे दिए, ताकि ज्यादा वाला अपना अंदर का ज्यादा वाला हिस्सा छोड़ दे। किसके लिए? जिसके पास अंदर पैसे कम है। किसके अंदर? पिगी बैंक के अंदर। और जो ज्यादा पैसे हैं वो मैं देखो बाहर से अपनी पॉकेट से दे देता हूँ। समझ आया? तो दैट हैपन। तो किया क्या? हुआ कुछ नहीं, तो इसने सेक्रीफाइस कर दिया और इसने गेन कर लिया, और जिसने गेन किया उसने पैसे दे दिए, और जिसने पैसे सेक्रीफाइस किया उसने पैसे ले लिए। तो बात तो फिर सेक्रीफाइस और गेन की आ गई। तो दूसरे केस में कुछ नहीं करना, दूसरे केस में सिंपल, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द थिंग्स इन सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। सही? कुछ नहीं, मतलब आप पूरे के पूरे पैसों को नहीं बांटोगे ना, क्योंकि उन्होंने कहा हमें बुक्स में पैसे उतने ही रखने हैं। तो अगर बुक्स में पैसे उतने ही रखने हैं तो जो पार्टनर्स की रेशियो में चेंज आया वो बाहर से अपने पैसों के पेमेंट और रिसीविंग करके उसको खत्म कर देंगे। और वो कैसे हो सकता है? वो हमने गुडविल के केस में देख लिया, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में। तो हम रेशियो निकालेंगे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग, वो हमने निकालनी सीख गई, ठीक है। और जिन भी पैसों का करना है, अगर गुडविल का करना है तो उसको गुडविल से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर जनरल रिजर्व जिसका भी करना है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइंड द वैल्यू, और एंट्री हमने डालनी सीख ली, सिंपल। और फिर गेनिंग टू सैक्रिफाइंग अमाउंट डालो एंड वी आर डन।
ठीक है, समझ आ गया जी? अगर अभी भी नहीं समझ आया तो भाई बड़ी गड़बड़ है, समझ आ जाना चाहिए अभी तक तो। ठीक, ओके, तो दैट्स ऑल। ठीक है, तो सेकंड केस यही था। मैक्सिमम टाइम 99% टाइम तो आपको ये बोला ही नहीं जाएगा अपेयर इन द बुक्स में हमें रखना ही है, तो आप सबको ओल्ड रेशो में बांट के खत्म करोगे। बट जब भी आपको बोला जाएगा कि बुक्स में अपेयर ही रहना चाहिए और उसको खत्म नहीं करना, तो कुछ नहीं करना, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग में बांट, सिंपल। अब उस पूरे चैप्टर में मैं आपको बिल्कुल बेसिक सा सिस्टम बता देता हूँ, पूरा चैप्टर का क्रक दे देता हूँ लास्ट 1 मिनट में। कुछ नहीं किया हमने पूरे चैप्टर में, सिर्फ एक चीज की, दैट इज न्यू रेशो का काम कहीं पे भी नहीं है। पुरानी चीजें सब पुरानी रेशो में बट रही है, और सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो का काम भी सिर्फ एक या दो जगह ही है, मैक्सिमम तो एक ही जगह पे है। जब वो रेशो चेंज होती है तो रेशो के समय जो पेमेंट और रिसीविंग होगी वहीं पे गुडविल के टाइम पे ही सेक्रीफाइसिंग और रेशो काम आएगी, बाकी सब जगह तो ओल्ड रेशो ही काम आ रही है। सिर्फ जब हमें बोला जाएगा पुरानी चीजों को भी बुक्स में रखना है तब हम सेक्रीफाइस और गेन यूज करते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम टाइम वी आर यूजिंग ओनली ओल्ड रेशो, सेक्रीफाइस और गेनिंग हम सिर्फ गुडविल के लिए यूज कर रहे हैं। सही, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर कुछ भी डाउट हो, प्रॉब्लम रह गई हो, और बहुत लंबी वीडियो होगी मेरे को पता है, बट आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। कोई भी कमेंट डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, and do like the video, share the video, and see you in the next class. Thank you very much. Bye bye.